हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 4 यूनिट 13 दैट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि आप लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि मैं मेन पॉइंट से समझाऊँ, ज़्यादा लेंदी हो पा रही है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, आई ट्राई कि मैं काफ़ी चीज़ें थोड़ा स्किप कर पाऊँ, जो भी चीज़ें मुझे लग रही है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम आ जाते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन हम स्किप करते हैं, ये तो बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे मिल जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है। ठीक है, तो आईएमएफ को इसलिए बनाया गया, ये भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करती है सारे कंट्रीज़ वगैरह को, जो भी डेलीगेट या 44 अलाइड नेशंस वगैरह है उन सबको प्रोवाइड करती है जब भी कोई भी सिचुएशन होता है ऐसा कि उन्हें ज़रूरत है उस चीज़ की, फाइनेंशियल हेल्प की। ठीक है, इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी या फाइनेंशियल ऑर्डर है उसको हैंडल किया था या डिटरमाइन किया था कि किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह अडॉप्ट किया जाता है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी, अगर आप देखो 1930s के टाइम पे या अर्ली 40s के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स वगैरह थी। मतलब लोन वगैरह तो प्रोवाइड हो रही है बट टैरिफ्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी। करेंसी की डी इवैल्यूएशन के कारण भी लोगों को फेस करनी पड़ रही थी प्रॉब्लम थोड़ा लोन चुकाने में। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग ब्लॉक्स वगैरह थे या बहुत सारे इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट, मतलब एक सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी वो काफ़ी ख़राब भी हो रही थी। मतलब भले इसको बनाया गया था अच्छी चीज़ के लिए। ठीक है, जो डिटर्मिनेशन थी वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की थी कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करके पीस मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी मेंटेन कर सकती हैं इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब इसका प्राइमरी एम तो था कि जो भी स्टेबलाइज करे एक्सचेंज रेट को या जो भी प्रोवाइड करती है लोन वगैरह प्रोवाइड करे जो भी कंट्री को नीड है। ठीक है, नियरली सारे मेंबर्स जो होती है यूएन के, ठीक है, वो फ्यू एक्सेप्शंस वगैरह का आप देखो, क्यूबा, एंडोरा, लिechtenstein, इनको छोड़ के बाकी सारे थे। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। हम इसके फंक्शंस का देख लेते हैं। तो आईएमएफ जो फंक्शंस करते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन मेंटेन करना मॉनेटरी लेवल पे, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी लेके आना, ये डील करना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसको डील करना कि किस तरीके से प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं पेमेंट्स को। और ये भी कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो उस टाइम पे हम किस तरीके से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन के साथ इवन एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो डील करें। इन प्रैक्टिस अगर आप देखो तो आईएमएफ ने क्या क्या किया ये देखते हैं। रोल फंक्शन तो पता चल गया। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। अब आईएमएफ प्रोड्यूस करती है रिपोर्ट मेंबर कंट्रीज़ पे जो भी इकोनॉमिक सजेस्ट करती है कि क्या एरिया है वीकनेस का या पॉसिबल डेंजर क्या है। ठीक है, मतलब जो अनबैलेंस इकोनॉमी है उनके बारे में वो पता चलता है कि कितना एक्सेस है, कितना डेफिसिट है, कितना डेप्थ लेवल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि वो क्राइसिस को प्रिवेंट कर सके, हाईलाइट कर सके जो भी इकोनॉमिक इम्बैलेंस है उसको। दूसरी चीज़ है, ठीक है, जो लोन्स होती है कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल क्राइसिस में दी जाती है, तो आईएमएफ के पास $300 बिलियन लोनेबल फंड्स होती है हमेशा। ठीक है, अब ये मेंबर कंट्रीज़ से आती है जो डिपॉजिट करती है एक सर्टेन अमाउंट ज्वाइन करने के टाइम पे कि ये हमारा फंड है, हम ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, ताकि जब हेल्प होगी, जब हमें चाहिए होगी तो उस टाइम पे हमें लोन मिल सके। तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो आईएमएफ उसी चीज़ का यूज़ करके जो भी अवेलेबल लोन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अरेंज करती है कुछ बेल आउट सिस्टम, जो भी पैकेजेस होती है उसके थ्रू भी वो लेती है, हेल्प लेती है, तो मतलब वो देती है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब $180 बिलियन से ज़्यादा। ठीक है, कंडीशनल लोन्स या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर में जब वो लोन देती है ना तो आईएमएफ यूजुअली कुछ क्राइटेरिया वगैरह को मतलब लागू करती है या फिर आप बोल सकते हो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट करती है ताकि वो रिड्यूस कर सके इन्फ्लेमेशन को या अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट करती है, बहुत सारी कंडीशंस वगैरह लगाती है। ठीक है, अब इसी को चल के आप आगे पढ़ोगे कि ये एक शॉर्ट कमिंग्स की तरह भी थोड़ी बहुत होती है। नेक्स्ट इस जो टेक्निकल असिस्टेंट या इकोनॉमिकल ट्रेनिंग है कि आईएमएफ जो प्रोड्यूस करती है रिपोर्ट्स या पब्लिकेशंस, ठीक है, वो सपोर्ट करती है लोकल इकोनॉमीज़ को ताकि वो एनालाइज कर सके चीज़ों को कि ठीक है कैसा चेंजेस आ रहा है। ऑपरेशन जो है आईएमएफ का या इसकी शॉर्ट कमिंग है उसकी बात कर लेते हैं हम। अब जो आईएमएफ का ऑपरेशन देख लेते हैं। आईएमएफ फाइनेंस होती है उसके मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा जो कंट्रीब्यूट करते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, और ये चीज़ें थ्रू आउट द मेंबरशिप वो इंक्रीज़ भी होती रहती है अमाउंट। ठीक है, अब जो अमाउंट उनसे चार्ज होती है वो डिपेंड करती है कि कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल यूएस सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करती है क्योंकि इकोनॉमी उसकी सबसे ज़्यादा हाई है अभी के टाइम पर। ठीक है, इसलिए उनकी डोमिनेंस भी थोड़ी बहुत रहती है। ठीक है, 16% जो वोटिंग राइट्स होती है आईएमएफ में वो उन्हें दी जाती है इसके थ्रू, क्योंकि वो सबसे
ज़्यादा वो देते हैं या डिपॉजिट करते हैं, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। 4% यूके की होती है, IMF वोटिंग राइट्स वगैरह के आप देखो तो इस तरीके से वो चीज़ें होती हैं, मतलब वो पैसे इनसे इस तरीके से लेती है और ऑपरेट करती है कि जब भी डिफ़िकल्टी के टाइम पे होगा तो ये पैसा जो उनके पास आ रहे मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू आ रहा है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, उसको वो लोनेबल अमाउंट की तरह दे सके, अबाइड कर सके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है, ठीक है। जो IMF की कंट्रीज़ वगैरह होती है वो अपने मेंबर स्टेट्स को अलाउ करती है कि जो भी नेशनल करेंसी है उसके थ्रू वो एक्सचेंज कर सकती है बिना रेस्ट्रिक्शन के, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, करेंसी मतलब जस्ट चेंज हो सकती है। दूसरी चीज़ है वो जो भी मॉनिटरिंग मेंबर्स वगैरह होती है वो ऑब्लिगेशन जो होती है फिक्स एक्सचेंज सिस्टम की, ठीक है, उसको सुपरवाइज़ करती है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो लीगलाइज कर सके या बैलेंस ऑफ पेमेंट को लागू कर सके। अब ये जो सुपरविजन होती है वो बहुत सारी वार्निंग्स वगैरह के साथ आती है कि लाइक जो भी एक्सचेंज रेट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भी इसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की आती है। तीसरी चीज़ है जो IMF है वो कंटिन्यू करती है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, ठीक है। दोनों जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जो भी टेम्प्रेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम इसके शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो फंड प्रोवाइड होती है स्पेशली शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अगर आप बात करो जो मेंबर्स वगैरह को दी जाती है, ठीक है, वो इसलिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन हो सके या डिसइक्विलिब्रियम वगैरह क्रिएट करती है, ठीक है। अब इस पर्पस से इन्होंने जो भी एडजस्टरल प्रोग्राम उन्होंने जो लगाया है, ठीक है, ये फर्स्ट फेज़ है लाइफ का, लेकिन ये फेल होती है, मतलब एक स्टेबल एक्सचेंज रेट वो नहीं लागू कर पाते, मतलब भले ही ऐसा है कि लागू करनी है स्टेबल एक्सचेंज रेट, बट वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है प्रॉपर, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो भी फंड इम्पोज करती है बहुत सारा तगड़ा प्रोग्राम्स या कंडीशंस स्पेशली पोअर कंट्रीज़ के ऊपर, मतलब होती तो सबके ऊपर है, बट जो जिनके पास ऑलरेडी फंड्स वगैरह या जिनकी कंट्रीज़ अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है वो तो रीपे कर पाते तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। जो पोअर कंट्रीज़ होने उन्हें प्रॉब्लम होती है लोन सैंक्शनिंग के टाइम पे, वो सर्टेन चीज़ों को उस टाइम पे तो इग्नोर कर देते हैं कि हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है, बट बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो सजेस्ट करती है कि जो भी पोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपना एक्सपेंडिचर कट करे, अपनी सब्सिडी वगैरह बोरोइंग्स कम करे, अपनी प्राइजेस वगैरह जो है स्टेट एंटरप्राइजेस की उसे कम करे, प्राइवेटाइजेशन ऑन एंटरप्राइजेस बना अपने, ये सारी चीज़ें वो इम्पोज करती है कहीं ना कहीं। और अगर कोई कंट्री नहीं रीपे कर पा रहा है प्रॉपर टाइम पे लोन, तो फिर उस टाइम पे मतलब जो IMF होती है वो इंटरफेयर कर सकती है उनके, मतलब जो IMF के सबसे ज़्यादा वो सपोर्टिंग मेंबर्स है या फिर आप बोल सकते हो जो सबसे ज़्यादा पे करते हैं, वो उनके पर्सनल जो रीजनल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तीसरी जो फंड वगैरह होती है वो फेल होती है, फॉरेन एक्सचेंज के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो भी होती है ना उसको वो इम्पोज नहीं कर पाती है प्रॉपर, जो कि ग्रोथ वगैरह को भी हैम्पर करती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में डिटेल आप पढ़ लेना, जो कि मैंने ओवरऑल ये बता दिया कि हाँ प्रॉब्लम होती है, वो इंटरफेयर कर सकते हैं किसी भी के भी, उनके पास ये राइट होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी। हम आते हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर। अब IMF का तो फेलियर वगैरह हमने देख लिया कि हाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, अब इसकी वर्ल्ड बैंक की देखते हैं। वर्ल्ड बैंक फाउंड हुई थी 1944 में, ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो रीजनल बैंक नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प से जो भी डेवलपमेंटल टास्क है उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब ये भी बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करती है, पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करती है, डेवलपमेंटल फाइनेंस पे काम करती है, इवन जो क्लाइमेट चेंज के एजुकेशन को लेके भी काम करती है कि किस तरीके से वो कर सकती है। अगर हम इनकी मतलब रोल की देखें, ठीक है, IBRD की, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या ग्रांट करती है या फिर अदर फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है IBRD के थ्रू, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके थ्रू ये लोन्स वगैरह सैंक्शन करती है सारे, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है इनका मेन IBRD का वो ये है कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ को, जो भी मिडिल या लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस कर सके या प्रमोट कर सके। इन एडिशन लोन्स के साथ साथ ये एक एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो सकती है किसी भी कंट्री में, टेक्निकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हर स्टेज के, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के हर स्टेज पे, ताकि वो प्रॉपर उस चीज़ को मतलब
ओवरकम कर सके, ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह अट्रैक्ट करना, अलग अलग स्पेयर ऑफ एक्सपोर्ट पे फोकस करना, ये सारी चीज़ों में भी हेल्प करती है। ये भी इनका रोल है, ठीक है, कि किस तरीके से ग्लोबल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या ओवरऑल जो चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक के डिफरेंस की बात करते हो तो जो IMF है वो छोटा है, अबाउट 2300 स्टाफ मेंबर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक में बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई सब्सिडियरीज एफिलिएट्स नहीं है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइक ओवरऑल आते हैं इसके अंदर में। अब जो बहुत सारे मेंबर स्टेट है, जो हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो, वाशिंगटन DC की अगर आप बात करो, वो छोटे छोटे ऑफिसेस है, इवन पेरिस, जेनेवा, यूनाइटेड नेशन जो न्यूयॉर्क में करती है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर में आती है। अब वर्ल्ड बैंक इसलिए भी बहुत बड़ा है या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर में IBRD है, जो इंटरनेशनल बैंक है रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट का, जो भी ID है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो उस चीज़ पे काम करती है डेवलपमेंट प्रोवाइड करने का। IFC इसके अंडर में आती है, जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो उस चीज़ को हैंडल करती है। इनका डिस्प्यूट सेटलमेंट भी है, वो उस चीज़ पे भी फोकस करती है, गारंटी करती है मल्टीलेटरल एजेंसीज का। और ओवर 7000 स्टाफ मेंबर है इनके वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और ये मेंटेन करती है अबाउट 40 ऑफिसेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप देखो ऑल्दो 90% जो है इनके स्टाफ्स वगैरह वो वाशिंगटन DC के है, बट स्टिल 95 आप बोल सकते हो 40 ऑफिसेस इनके थ्रू आउट द वर्ल्ड बनी हुई है। वाशिंगटन DC में जो बनी है वो मेन हेडक्वार्टर की तरह है, लेकिन बाकी जगह जो बनी है वो भी फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो एक डेवलपमेंट फंक्शन होती है और रिड्यूस करती है पॉवर्टी, या जो भी लेस डेवलप्ड कंट्री है उसको कैसे मॉनिटर करना और बेहतर बनाना, इस चीज़ पे काम करती है। वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशंस की अगर आप बात करो तो ये एनकरेज करती है कि जो पुअर कंट्रीज़ है, ठीक है, वो डेवलप्ड करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस ले, फंड्स वगैरह ले सकते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, पॉलिसीज़ वगैरह अपने चेंज करें और ज़्यादा बेहतर लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। अब अगर आप पहले 2 डिकेड्स की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने बहुत अच्छा असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह में हेल्प करी थी। जो सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह भी जो थे वो भी इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। बैंक ने डाइवर्सिफाइड किया था अपने एक्टिविटीज़ रिसेंट ईयर्स में भी अगर देखें, ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में ये इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्हें बहुत सारी अलग अलग इंसाइट मिली थी कि किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बैंक एक पर्टिकुलर अटेंशन दे रही थी ताकि वो डायरेक्ट बेनिफिट कर सके जो भी पुअरेस्ट कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है उनको, ठीक है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे इनकी चीज़ों में, इनको प्रमोट करने के लिए, और लेंड करते थे एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस या अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए, ठीक है। बैंक इवन पुअर को भी हेल्प कर रहे थे ताकि वो प्रोडक्टिव हो सके, गेन कर सके, ज़्यादातर सेफ़ वाटर उन्हें मिल सके, वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ हो सके, हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हाउसिंग, मतलब ये बहुत ही हाई लेवल पे एक ब्रॉड टर्म पे काम कर रहे थे, ठीक है, ताकि वो फोकस कर सके। देन ये इनकी फंक्शनिंग है मेन कि ये किस तरीके से काम करते हैं। हम आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन नॉर्मली एक प्रोसेस जहाँ पे फ्री फ्लो है आइडियाज़ का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कनेक्टेड है सोसाइटी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, ये सारे मतलब एक तरीके से वो होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब जो कि इम्पोज होती है वर्ल्ड पे बहुत सारी कंट्रीज़ और इंस्टीट्यूशंस वगैरह लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इसके थ्रू, ठीक है, कनेक्टेड हो जाती हैं। हावेवर ये मेन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट करती है एक पॉलिटिकल चॉइस को जो फेवर करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, ठीक है। मतलब मोस्ट पार्ट अगर आप देखो तो हैंड इन हैंड जाता है डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है। मतलब प्रिसाइसली क्योंकि इनकी जो चॉइस है वो चैलेंज होती है, ये इवन रिवर्स हो जाती है कई टाइम पे, ह्यूमैनिटी पे फोकस नहीं होती है, डेवलपमेंट पे फोकस होती है ज़्यादातर। तो इसलिए जो IMF है उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के पास ग्रेट पोटेंशियल है कि वो ग्रोथ वगैरह में, मतलब या ग्लोबल पॉवर्टी के रिडक्शन में, और ग्रोथ को और ज़्यादा कैसे बेटर बनाना है, ग्रोथ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ पे काम करती है, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है जो IMF वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि वो ग्लोबलाइजेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं हमारी ग्लोबल इंटीग्रेशन को, ताकि हम इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ज़्यादा प्रमोट कर सके, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक जो कंसंट्रेट होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट होती है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सोशल, एनवायरमेंटल या पॉवर्टी इश्यूज़ पे भी बात करती है, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट एसेट है हमारी स्पेशली ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें तो वो ये सारी एक्टिविटीज़ को या ये सारी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करते हैं इन रिस्पेक्टिव दैट 180 कंट्रीज़, ठीक है, और उनके गवर्नमेंट जिसके मेंबर्स वगैरह भी है, ठीक है। हाउएवर आप देखो तो दोनों इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज़ करती है कि हम किस तरीके से इंटरनल रिफॉर्म या चेंज ला सकते हैं, ठीक है। IMF ने इम्प्लीमेंट किया था बहुत सारी चीज़ें रिसेंट टाइम में भी ताकि वो कोऑपरेटिव नेचर एस्टेब्लिश कर सके, अपनी एबिलिटी जो है कि वो किस तरीके से मेंबरशिप को सर्व कर सके उसके एबिलिटी को इम्प्रूव करने पे भी काम किया था उन्होंने, ठीक है। मतलब काम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक लेवल पे, भले ही फेल हो जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, बट ठीक है। IMF थोड़ा छोटा लेवल है, वर्ल्ड बैंक एक ब्रॉड टर्म है और वो सारे पर्सपेक्टिव को फुलफिल करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में जो है WTO। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आप नॉर्मली जो ओवरऑल आइडिया ये है कि इसमें जो भी एग्रीमेंट वगैरह होती है वो ये होती है कि सारे स्टेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि सारे स्टेट आराम से कर सकते हैं जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है इनके अंदर में, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, GATT हो, ठीक है, उसकी एग्रीमेंट वगैरह का हो, WTO, ये सारी चीज़ें इसलिए लाई गई थी ताकि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सकें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, या सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक कनेक्ट कर सके वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। इनका मेन एजेंडा ही ये था इस चीज़ को लेके, ये टर्म से भी आपको समझ आता है अगर आप WTO की वर्किंग को देखो कि किस तरीके से फंक्शन करती है। तो वो ये है कि बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स इसके अंदर में आते हैं या कमिटीज़ वगैरह, बहुत सारी कंट्रीज़ वगैरह भी इसमें जुड़े होते हैं और कमिटीज़ होती हैं जो इस चीज़ पे काम करती है कि अगर किसी भी कंट्री में ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है या कहीं पे भी ट्रेड डिस्प्यूट ऑकर हो रही है तो WTO उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। फॉर सपोज अगर एग्जाम्पल से समझो तो एक कंट्री है, ठीक है, या पर्टिकुलर अच्छा कंट्री है जो इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, ट्रेड वगैरह सैंक्शन नहीं कर पा रहे, वायलेट कर रही है कंट्री को, ठीक है, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें या बैरियर इम्पोज किया जाता है ताकि वो रिजॉल्व कर सके हम कंफ्लिक्ट को और नेगोशिएशंस के थ्रू रिजॉल्व कर सके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्वेस्टमेंट फ्लोस वगैरह में, ठीक है। वो डेवलप्ड कंट्रीज से जो भी इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ है, ठीक है, उनसे लेस इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ जो होती है उन तक वो चीज़ें पहुँचाई जाती है और रेगुलेशंस के थ्रू पहुँचाई जाती है ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है वो इंटरेस्ट के साथ मतलब ऐसे मतलब उनको दिया जा सके ताकि वो लोकल लेवल पे जो कंपटीशन है उसको मेंटेन कर सके या बढ़ा सके कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मेन फोकस इनका जो है जो WTO का वो है ट्रेड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, सर्विसेज से रिलेटेड होती है और ये एक्सपैंड होती है मार्केट वगैरह जो भी कंट्री है ओवरऑल वर्ल्ड में उसके थ्रू, ठीक है। देन हम आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के, ये सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन का जो पर्पस है, ठीक है, वो मेन ये है कि वो पीस प्रमोट करेगी, कि पीस वगैरह मेंटेन करेगी, एक यूनिफाइड जो इकोनॉमिक या मॉनेटरी सिस्टम है कि हर किसी के लिए सेम सिस्टम होना चाहिए, इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने का भी इनका है, ठीक है। तो ये प्रमोट करती है इंक्लूजन का, जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को ख़त्म करती है, बैरियर्स वगैरह जो होती है ट्रेड या बॉर्डर्स वगैरह के उसे ख़त्म करती है, एनकरेज करती है टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वगैरह को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करती है और बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जिस पे वो बात करती है, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हो या सोशल प्रोग्रेस से रिलेटेड हो, ठीक है। UN के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, विल नॉट गो मच। हम आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूरोजोन के ऊपर। मतलब आप दोनों को रिलेट नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज़ें। यूरोपियन यूनियन तो प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ों में आती है, बट यूरोजोन की आप बात करो तो ये नॉर्मली ऐसा है कि एक डेटा कलेक्शन है जहाँ पे जो भी वो 2005 में बनी थी ताकि जितने भी कंट्रीज है जो यूरो को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका एक डेटा या उनका एक लिस्ट बनाया सके। डिस्पाइट कॉमन प्लेज वगैरह थी जो EU की भी कि हाँ सारे स्विच कर ले यूरोस के ऊपर, लेकिन सिर्फ 19 जो है करंट के टाइम में 27 हो चुकी है जो कंट्रीज यूरो यूज़ करती है, ठीक है। अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात करते हैं तो जो इसके अंदर में 3 मेन बॉडीज़ होती है। EU काउंसिल होती है, EU पार्लियामेंट होता है और EU कमीशन होता है। जो काउंसिल होते हैं उनका मेन जॉब होता है कि वो क्रिएट कर सके या नई पॉलिसीज़ वगैरह को क्रिएट करे, ठीक है। वो अलग अलग लाइक हर 6 मंथ पे EU प्रेसिडेंट वगैरह वहाँ पे फंक्शन करती है, इलेक्ट होती है, अलग अलग होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है।
अब जो पार्लियामेंट होती है वो डिबेट करती है या पास करती है लॉ को काउंसिल के ऊपर, ताकि वो इलेक्ट कर सके हर 5 साल में, हर 5 साल में ऐसे, ठीक है। फिर फाइनली जो कमीशन होती है वो एनफोर्स करती है उसे, जैसे हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ने, वैसे सेम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप सेम है, बाकी चीज़ें ठीक है, बस नाम अलग है। ब्रेक्सिट और इम्पैक्ट ऑफ ईयू की अगर आप देखते हो, अब ऐसा है कि इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन को एग्जिट कर लेगी, और उन्होंने नया टर्म बनाया ब्रेक्सिट, नई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ताकि ब्रिटिश वगैरह एग्जिट कर सके ईयू से, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जो ओल्डो भले ही ब्रेक्सिट एक ज़्यादा हार्मफुल की तरह माना जाता है ब्रिटेन के लिए यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में, बट स्टिल अगर आप देखो तो बहुत सारी इम्पैक्ट है पोस्ट ब्रेक्सिट वर्ल्ड में भी। अगर आप देखो तो सर्टेन कंट्रीज है जो ईयू के, जिनको ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस फेस करनी पड़ सकती है, मतलब ब्रेक्सिट से भी प्रॉब्लम हो रही थी, हार्मफुल थी, बट कहीं ना कहीं इसमें भी लॉसेस वगैरह होती है, लाइक स्पेशली कंट्रीज इंक्लूडिंग आयरलैंड और जर्मनी को बहुत सारा लॉस सफ़र करना पड़ा, 10%, 5% इन दोनों कंट्रीज़ को। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। हम आ जाते हैं इंडिया एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये बताया गया कि जो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज या ऑब्जर्व किया कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इकोनॉमिक पॉलिसी से ज़्यादा उसका आउटकम रिलेटेड होती है, ठीक है। और इंडिया की इकोनॉमी आप देखो तो वो एक सॉलिड बेस के ऊपर होती है, स्पेशली पहले के टाइम पे, और हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी भी रही है। इवन चाहे आप किसी भी पीरियड में देखो, हमने काफ़ी चीज़ों का, इंडिया को सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन वगैरह, राइस, सिल्क, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। मुगल एम्पायर के टाइम में इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के पीरियड में भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जब यूएस वगैरह को इकोनॉमिक पावर की तरह राइज हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, बट देन कई बार उन्होंने इस चीज़ को काउंटर किया। और इंडिया को, मतलब इंडिया पहले तो 1991 के पहले क्लोज इकोनॉमी थी, बट फिर उसके बाद उन्होंने ओपन कर दिया अपने रिजर्व्स वगैरह, ठीक है। इंपोर्ट वगैरह उन्होंने वो चीज़ें कर दी, मतलब किस तरीके से चेंज करना है कि जो भी होता है कि हम कितना इंपोर्ट करेंगे, कितना एक्सपोर्ट करेंगे। जो न्यू गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव, उसके अंदर में भी हमने इस चीज़ पे काम किया कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला कि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर हम इस चीज़ पे काम नहीं करते कि हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए या ज़्यादा बेहतर काम कर सके, तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। हमें ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा पॉलिटिकली भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जो भी लाइसेंस वगैरह जो पहले थी वो चीज़ें एबलिश की गई थी, 15 सेक्टर्स वगैरह में बहुत सारे फिस्कल्स, मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ वगैरह लाई गई थी ताकि चेंज हो, ठीक है। तो मार्केट जो एक लीडिंग या ग्लोबलाइजेशन इकनॉमी जो हुई थी, ठीक है, उसमें पॉवर्टी भी थी, इलिटरेसी भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1995 में WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसे ज्वाइन किया था ताकि वो एक्टिव हो सके इन चीज़ों में और ट्रेड वगैरह को फ्रीली वो कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। उनका ये भी मानना था कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि वो एक तरीके से कनेक्टेड भी रहे, दूसरे तरीके से वो एक्सपोर्ट भी कर पाए, इम्पोर्ट भी कर पाए, जिससे उनकी इकनॉमी ग्रो करे, ठीक है। लेकिन जब उन्हें लगा कि इनकी जो मैनेजमेंट है या इनका जो फंक्शनिंग है IMF का उतना अच्छा नहीं है, तब उन्होंने ब्रिक्स का फाउंड किया था, मतलब ब्रिक्स बैंक का फाउंडेशन रखा था या प्रपोज किया था उसका, ठीक है। और जहाँ पे जो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, उन्होंने ये भी बोला था, ठीक है। हम आ जाते हैं मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, सो सबसे पहला है कि डेप्ट क्राइसिस हुई थी स्पेशली, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1981 टू 89 के बीच में आप देखो, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्हें फेस करनी पड़ी थी या इफेक्ट हुए थे, लाइक पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और भी सारे, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, ये सारी थी जिनको डेप्ट वगैरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और स्पेशली जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, उसके थ्रू भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी या बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, आप बोल सकते हो, ठीक है। उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो शिफ्ट हो गई थी, जो पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल पे काम करती थी वो चीज़ें चेंज हो चुकी थी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्ट में जा रहे थे, ठीक है। दूसरी जो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह जो हुई थी वो ये था कि जो ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स है वो विटनेस कर रही थी रैपिड ग्रोथ वगैरह या इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह में। सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस लेकिन आ गए थे इसके बाद, ठीक है। जो सोशल कोस्ट होता है ना IMF प्रोग्राम का, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया,
इनमें बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी IMF के जितने भी प्रोग्राम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ को अराउंड आप ये बोल सकते हो 35% लॉसेस, जो भी फूड के प्राइजेस वो 35% बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का लेवल 12% बढ़ रहा है, 9% कोरिया में बढ़ गई थी और 8% थाईलैंड में बढ़ गई थी, ठीक है। मतलब महंगाई, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ रही थी, ठीक है। मिड 1990s की अगर आप बात करते हो तो रशिया एक पोस्ट सोवियत पीरियड से निकल के आई थी, ठीक है, मार्केट इकनॉमी में। तो बहुत सारी सोशल डिसलोकेशन वगैरह भी थी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी नहीं थी क्योंकि जस्ट वो उस चीज़ से उभर के आ रही थी, ठीक है, पोस्ट सोवियत पीरियड से। बहुत सारे रशियंस वगैरह थे जो इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कम से कम हम उसे सेव कर सकें, ठीक है, किस तरीके से हम अपनी इकनॉमी को बचा सकें। तो जो सोर्स है इन्फ्लेशंस वगैरह हो रही थी, ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन्स वगैरह नहीं थी, कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, UN भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी कि वो फिजिकल डिसिप्लिन्स वगैरह को मेंटेन कर सके, ठीक है। जो भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज आते थे या लार्ज स्केल टैक्स वगैरह, जो ह्यूज कैपिटल फ्लाइट थी, ये सारी चीज़ों को वो बचा नहीं पा रहे थे, मतलब जो भी इकोनॉमिक लॉसेस थी कंट्रीज़ वगैरह में उसे। इवन अगर आप 2008 में भी बात करते हो तो सीवियर रिसेशन आया था उस टाइम पे, ठीक है। इवन चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड या यूरोप से रिलेटेड पे आप देखो, सारी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, रिसेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कनेक्टेड भी थी वर्ल्ड कहीं ना कहीं ट्रेड से। तो एक कंट्रीज़ को जब इफेक्ट हुआ तो बाकी कंट्रीज़ को भी इफेक्ट होने लगी, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से 2007 में भी इरप्ट हुई थी जो US सब प्राइम क्राइसिस थी, ठीक है। इसने फेज़ को और ज़्यादा ख़राब कर दिया 2008 में। उस टाइम पे मतलब ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी कहीं ना कहीं, जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट की देख लो, उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। जो ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कम हुई थी, वो डिट्रॉइट हो रही थी, ख़राब हो रही थी। और जो इंटीग्रेशन होती है ग्लोबल इकोनॉमी की, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमिक्स वगैरह की, उसमें वो इंक्रीज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस चैप्टर में ओवरऑल ये था। एक पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को डीपली एक बार पढ़ लेना, डीपली ना पढ़ो, समझो ना, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उससे पॉइंट्स आ सकते हैं या ऐसा आ सकता है कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो वो पढ़ लेना एक बार, गूगल से पढ़ो, बुक से पढ़ो, इवन आपको कुछ पॉइंट्स आपको यूनिट 12 में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से बेशक पढ़ लो, यहाँ से कुछ आइडियाज़ उठा लो, ये कर लेना, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।